गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर में देखा था थर्मोमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टीज। उसके बेस पे आज हम देखने वाले थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Basically, the branch of physics the branch of physics which deals with which the study of study of transformation of heat energy into other forms of energy and vice versa. Okay. Then a thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium when microscopic when microscopic variables like pressure, volume, temperature, mass, composition, that characteristics the system do not change with time. Okay, ये इतना important नहीं है. तो thermodynamic basically क्या होता है? The branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy and vice versa. Okay, then इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा adiabatic wall and diathermic wall. तो adiabatic wall क्या होती है? Adiabatic wall and that okay. तो देखिए एडियाबैटिक वॉल होती है, इट इज एन insulating wall can be movable between two thermodynamic systems that doesn't allow flow of energy or heat from one system to another system. तो बेसिकली एडियाबैटिक में आपको याद रखना है, इट इज एन इंसुलेटिंग वॉल, इज एन इंसुलेटिंग वॉल, ये मूवेबल हो सकती है, कैन बी मूवेबल between two thermodynamic system, between two thermodynamic system that doesn't allow that doesn't allow flow of energy, flow of एनर्जी या हीट बोल सकते हैं, एनर्जी और हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू another system. Okay. Then diathermic wall में it is a conducting wall, it is a conducting wall between two thermodynamic system that allows energy energy flow or heat from one system
to another system. ओके, तो देखिए एडियाबैटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल बेसिकली क्या होता है. तो इट इज एन insulating wall between two thermodynamic system that doesn't allow flow of energy from one system to another system. तो आपको याद रखना है एडियाबैटिक वॉल में एनर्जी फ्लो नहीं होती फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में, एंड डायथर्मिक वॉल में एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एनर्जी को आप हीट भी बोल सकते हो. ओके, तो बेसिकली यही था एडियाबैटिक वॉल डायथर्मिक वॉल. मैं क्यों इतना थ्योरी लिख के दे रहा हूँ आज आपको, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे. आप देख लो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे. तो आपको जितने अच्छी थ्योरी करने आप जितने अच्छी थ्योरी करोगे उतना अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए. ओके, और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी बुक ही मैं सजेस्ट करूंगा आपको. देन अभी देखते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एंट्री हो गई है हमारी. देखिए तो अब क्या देखते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. The thermodynamical system, an assembly of an extremely large number of particles whose state can be expressed in terms of pressure, volume, temperature, is called thermodynamic system. देखिए फिर से सुनो. An assembly of an extremely large number of particles whose state can be expressed in terms of pressure, volume and temperature is called thermodynamic system. So thermodynamic system is classified into the following three system. तो thermodynamic system क्लासिफाई करते हैं थ्री सिस्टम में. पहली है ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज सिस्टम. ओके, तो देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है. इट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग. ये इट exchanges both energy and matter with surroundings. ओके, ये दोनों एक्सचेंज करते विद सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर. ओके, ओपन सिस्टम में. देन क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी चेंज होती है. इट एक्सचेंजेस ओनली एनर्जी और हीट, एनर्जी या हीट विथ सराउंडिंग. ओके, ये डायथर्मिक वॉल के अंदर आता है. ओके, एंड आइसोलेटेड सिस्टम, इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉट मैटर विथ सराउंडिंग. ये एडियाबैटिक वॉल में आता है. इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉट मैटर विथ सराउंडिंग. ओके, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ नहीं, यही है कि अगर अ सिस्टम इज सेड टू बी इन, मैं आपको थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एकदम मतलब इजी लैंग्वेज में बताता हूँ. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम
if it is simultaneously in mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium. यही आपको बताया है। तो देखिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है, जब अगर सिस्टम को थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में रहना है तब उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी रहना पड़ेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी रहना पड़ेगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रहना पड़ेगा। तब हमारा टेम्परेचर सेम आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क भी जीरो आएगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बेसिकली आपको क्या याद रखना है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम if it's simultaneously in mechanical equilibrium, thermal equilibrium and also chemical equilibrium, तब उस सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। देन अभी जाते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स देखते हैं। तो देखिए पैरामीटर बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स या वेरिएबल्स बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे और कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए क्या बोलता है ये, the state of thermodynamic system can be described by specifying pressure, volume, temperature, internal energy or number of moles. These are called thermodynamics parameters or variables. Okay, the state variables may be extensive or intensive, दो टाइप्स के वेरिएबल्स है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो पहला एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव extensive state variable and intensive state variable, intensive state variables। ओके, तो देखिए एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स डिपेंड रहते हैं साइज ऑफ सिस्टम पे, ये डिपेंड्स ऑन द extensive variables depends on the size of the system। ओके, एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है, ये डिपेंड नहीं रहते साइज ऑफ सिस्टम पे, तो इंटेंसिव वेरिएबल does not depends on the size of the system। जैसे कि प्रेशर, एग्जांपल प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये डिपेंड नहीं रहता साइज ऑफ सिस्टम पे। एग्जांपल क्या लेंगे आप, प्रेशर, डेंसिटी बोल सकते हैं और टेम्परेचर। एंड वॉल्यूम डिपेंड रहता है साइज ऑफ सिस्टम पे, बराबर, वॉल्यूम। देन बोल सकते हैं टोटल मास, इंटरनल एनर्जी, ये सब साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड रहता है। एग्जांपल इंटरनल, और जो मैं नोट डाउन करके नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स की मैंने डेफिनेशन रीड करी, तो वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर पूरा आपको
थ्योरी बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। तो जितना थ्योरी कर पाओगे उतना कर लो। ओके, देन अभी देखते वर्क डन। तो वर्क डन तो आपको पता ही है। वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंजिंग वॉल्यूम। ओके, तो देखिए वर्क डन, W इज इक्वल टू P इंटू वॉल्यूम, वर्क डन। और भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे? तो देखिए तो PV इज इक्वल टू NRT, पता है, किया है हमने KTG में, बराबर। तो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम लेंगे, तो NR तो कांस्टेंट ही होगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा, बराबर। प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। तो NR डेल्टा T, डेल्टा V। तो और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, क्या है हमारा ये? NR चेंज इन टेम्परेचर। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारा? NR चेंज इन टेम्परेचर। तो वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देन देखिए, वर्क डन बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे हम? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे? वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे हम? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वर्क डन नेगेटिव कब लेंगे? जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बराबर। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमने सिस्टम से वर्क डन किया है। वर्क डन बाय द सिस्टम, तब क्या होगा? इधर वर्क डन बाय द सिस्टम, MCQ में पूछ सकते हैं, तब क्या होगा? एक्सपांशन होगा, बराबर। एंड जब सिस्टम पे करेंगे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन दी और बाय दी याद रखना, ऑन द सिस्टम, तब क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ओके, तो वर्क डन इतना हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है वर्क डन में। देन और कुछ पीवी ग्राफ पे तो वर्क डन आपको पता ही होगा। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो ओके, तो ये सब आएगा, ये क्या होगा हमारा? वर्क डन मिलेगा हमें। ओके, पीवी ग्राफ में वर्क डन बताया है, बाकी कुछ नहीं। देन आगे बढ़ते, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली द टोटल एनर्जी possessed by any system due to molecular motion and molecular configuration is called internal energy। तो U से डिनोट किया जाता है, एक फॉर्मूला है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए इंटरनल एनर्जी देखते हैं। इंटरनल एनर्जी डिनोट किया जाता है U से। ओके, तो डेफिनेशन सुनो। द टोटल एनर्जी possessed by any system, the total energy possessed by any system due to molecular motion and molecular configuration is called its internal energy। ओके,
internal energy of the thermodynamics of a thermodynamics system is depends on the temperature. Internal energy of a thermodynamics, internal energy of a thermodynamics is depend on the temperature. Okay, depend on the temperature. मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, बराबर। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर, टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, बराबर, और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। सेम मास के लिए भी याद रखना, जब मास बढ़ेगा तब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, ये याद रखना। देन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गैस ग्रेटर देन होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन लिक्विड ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी सॉलिड। ओके, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन और आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, U इज इक्वल टू एटम CV T। CV क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इतना इंपॉर्टेंट था। और हाँ, इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी? जब टेम्परेचर पॉजिटिव होगा। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, टेम्परेचर इंक्रीजेस और पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस और नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी जीरो होगी या कांस्टेंट होगी कब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, तब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट या जीरो होगी। ओके, ये इंटरनल एनर्जी समझ में आया। तो अभी देखते फर्स्ट लॉ ऑफ, नहीं पहले तो देखना पड़ेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फर्स्ट लॉ पे जाते। जीरोथ लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं रीड करता हूँ फिर बताता हूँ। मतलब कुछ नहीं, अगर टू सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में होंगे, जैसे कि अभी A एंड B इक्विलिब्रियम में, एंड समझो कि B एंड C इक्विलिब्रियम में, तो ऑटोमेटिकली A और C भी इन इक्विलिब्रियम में आएंगे। कैसे? तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, two system in thermal equilibrium with a third system separately are also in thermal equilibrium with each other. Thus, if A and B are separately in equilibrium with C, जैसे कि A और B इक्विलिब्रियम में, लेकिन A C से भी इक्विलिब्रियम है और B भी C से इक्विलिब्रियम है, यही बताया जा रहा है। ओके, मतलब two systems are in equilibrium with third system separately, बस यही आपको याद रखना है इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब देखिए, E of A is equal to T of C और T of B is equal to T of C, तो यही बताएं। देन दिस implies T of A is equal to T of B, बस बाकी कुछ नहीं। मतलब दो सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम और वो सेपरेटली थर्ड सिस्टम से भी इक्विलिब्रियम में, उसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। इसके
डेफिनेशन देख लो एक बार एनसीईआरटी में, या मैंने बोला वही आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। ओके, देन अभी जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से करना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one form to another form. So first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताते हैं? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा W. ओके, तो heat is equal to change in internal energy plus work done. Then आपको जब in isothermal process change in internal energy is zero. isothermal process में in isothermal process change in internal energy zero होती है, तो क्या आएगा? Q is equal to W, या delta Q is equal to delta W. Then in adiabatic process उधर no exchange of heat takes place. Adiabatic process में no exchange of heat. In adiabatic process no exchange of heat takes place. Okay. Then तो हमारा Q क्या होगा इधर? Q चेंज इन हिट जीरो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W. Then in adiabatic process, if gas expands its internal energy and hence its temperature decreases, and vice versa. In adiabatic process, if gas expands its internal energy, okay. In adiabatic process में if और in adiabatic process में if gas expand करेंगे in internal energy में, internal energy में means तब its temperature decreases, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा. ओके, इन एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस एक्सपांड करेंगे इस इंटरनल एनर्जी में, तब टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ओके, देन इन आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, ये आपको प्रोसेस पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे तब आपको ये सब क्लिक होगा, कुछ नहीं. एंड इन प्रोसेस work done is zero, work done is zero. तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? W. ओके, Q इज इक्वल टू W. तो और कुछ याद रखना, जैसे कि हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर
क्या है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू ईटा Cp चेंज इन टेम्परेचर, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q इज इक्वल टू ईटा Cv डेल्टा T। ओके, Cv क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम है, एंड Cp है कांस्टेंट प्रेशर। देन और आपको, हाँ, Cp और Cv में रिलेशन है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी गैमा, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कभी यूज हो सकते हैं, आपको याद रखना। हमें फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि आ सकते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन आज तक अभी तक ज्यादा करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही थर्मोडायनेमिक्स पर पूछे, और इंटरव्यू में भी थ्योरी पूछते हैं। तो देखिए, चेंज इन हीट कब पॉजिटिव होगी, व्हेन हीट एब्जॉर्ब टू गैस, मतलब सप्लाई करेंगे सिस्टम को। और रुकिए मैं लिख के देखते, इतना लिख लिया। तो देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कब होती है, हीट एब्जॉर्ब टू गैस, गैस मतलब सप्लाई टू द सिस्टम, सप्लाई टू द सिस्टम, तब पॉजिटिव होंगी। और हीट टेकन फ्रॉम गैस, हीट टेकन फ्रॉम गैस मतलब जब रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ओके, इतना याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन क्या देखते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब उनमें प्रोसेस है जो हम अभी देखे थे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये सब प्रोसेस है, वो देखते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आप ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बाद में एनसीईआरटी की बुक लेके आप बैठेंगे और फिर डायग्राम देख के आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो करते जाओ, पहले मेरा लेक्चर देख, या तो लेक्चर देखते टाइम आप एनसीईआरटी की बुक बाजू में रख देंगे, फिर भी आपको बहुत समझ में आएगा। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो पहले आइसोथर्मल देखते हैं। Isothermal process. So isothermal process, a process taking place in a thermodynamic system at constant temperature is called an isothermal process. A process taking place in a thermodynamic system at constant temperature is called isothermal process. तो isothermal process में temperature constant होता है। तो देखिए, the process follows
ये द प्रोसेस फॉलोज बॉयल्स लॉ। तो पहले तो ये प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें। देन इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पीवी भी कांस्टेंट, क्योंकि देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट बराबर। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। मतलब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हीट का फॉर्मूला लगाते हैं इधर, चलो। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है इधर कांस्टेंट, प्लस W। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इज इक्वल टू W बोल सकते हैं। और इसका पीवी ग्राफ कैसा आएगा? तो मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का पीवी ग्राफ आपको इस सब प्रोसेस होने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि उधर बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, देन इसका वर्क डन फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। आर टी एल एन मतलब लॉग ई बी टू अपॉन बी वन। इसके ऊपर ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। जब आपको वॉल्यूम देंगे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एंड जब आपको प्रेशर देंगे तब आपको एन आर टी एल एन पी वन होगा ना अभी, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। तो पी वन अपॉन पी टू, और वॉल्यूम में बी टू अपॉन बी वन। इधर कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत सारे, याद रखना। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछेंगे आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स पे, तो इनके ऊपर ही पूछेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। देन क्या देखते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ये एक बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में ये प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो क्या याद रखना है? देयर इज नो exchange of heat between system and surrounding. Okay, there is no exchange of heat between system and surrounding. ये एक very fast process है, very fast process. देन आपको कुछ इसके टर्म्स है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एवरी एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एवरी एडियाबैटिक प्रोसेस, पीवी P इंटू वी रेस टू गैमा ये कांस्टेंट रहेगा। देन
टी इंटू वी रेज टू गैमा, ये कांस्टेंट रहेगा, और टी रेज टू गैमा इंटू टी रेज टू 1 माइनस गैमा, ये भी कांस्टेंट है। गैमा क्या होता है मैंने आपको बताया था, गैमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी, बाकी कुछ नहीं होता। देन ओके, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इट, तो इसके लिए सीधा वर्क डन, वर्क डन के लिए फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू सेम बीटा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन 1 माइनस गैमा बोल सकते हो आप, ये PV इज इक्वल टू एनआरटी से आया हुआ है, मतलब वही, या तो आप इसे बोल सकते W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस G, तो ये याद रखेंगे तो अच्छा होगा। देन अभी देखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो बार, बार से आपको आइसोबैरिक, बार से आपको क्या लगता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, बार में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखिए, a process taking place in a thermodynamic system at constant pressure is called an isobaric process, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। देखिए PV अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, V is equal to nRT, तो प्रेशर कांस्टेंट है, M कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जैसे जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस। देन तो इसके लिए पीवी ग्राफ देखो, पी इसमें प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, एक तो ऐसा ग्राफ होगा आइसोबैरिक प्रोसेस का, या तो ऐसा, और आइसोबैरिक प्रोसेस में बीटी का ग्राफ देखेंगे आप तो कैसा होगा, ऐसा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। देन जाते हैं आइसोकोरिक प्रेशर, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था, तो आइसोकोरिक प्रेशर, तो टेम्परेचर हुआ प्रेशर हुआ, तो अभी बचा क्या कोरिक के लिए, वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो देखिए आइसोकोरिक प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जाते हैं, तो क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, अभी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किधर इन आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना प्रेशर डिक्रीज होगा उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बराबर। देन वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, वर्क डन, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा, P इंटू जीरो जीरो, तो हीट के लिए लगाएंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा U ही होगा ना, W जीरो, Q इज इक्वल टू डेल्टा U,
देन इसका ग्राफ देखेंगे आइसोकोरिक के लिए, तो पीवी ग्राफ देखते हैं। पीवी तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा या तो कम होगा, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा पीवी ग्राफ। और आइसोकोरिक के लिए पीटी, पी जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ एंड में बताऊंगा। तो वो ग्राफ देखो, पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी ग्राफ ऑफ isothermal and adiabatic ये तो देखिए वॉल्यूम, प्रेशर। ओके, तो आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा, इधर से मतलब क्लोज जाता है एकदम और नीचे भी इधर थोड़ा कर्व होता है, ऐसा किसका जाता है, आइसोथर्मल का। और एडियाबैटिक का थोड़ा दूर से जाता है, रुको मार्कर चेंज कर देता हूँ। एडियाबैटिक का थोड़ा दूर से जाता है लेकिन नीचे क्लोज आता है। तो रेड में वो कौन सा है, आइसोथर्मल के लिए पीवी ग्राफ है, कंफ्यूज मत होना, आइसोथर्मल एंड ये एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल वेरी स्लो प्रोसेस है, एडियाबैटिक वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो अभी मैं अलग अलग दिखाऊं पीवी ग्राफ, ये थोड़ा क्लोज जाएगा इधर से लेकिन ऐसा है। ओके, आइसोथर्मल एंड ये एडियाबैटिक, इधर से थोड़ा दूर से लेकिन नीचे क्लोज आएगा। ओके, वॉल्यूम पीवी। ओके, इतना समझ में आया। तो अभी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करते हैं, कुछ नहीं, लिमिटेशंस लाता है किसके ऊपर, तो efficiency of heat engine, then coefficient of performance of a refrigerator, इनके ऊपर लिमिटेशंस लाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इनके ऊपर केल्विन ने स्टेटमेंट किया हुआ है, क्लॉसियस ने स्टेटमेंट किया हुआ है एंड प्लैंक स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं। तो देखिए मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन डायरेक्टली रीड करता हूँ, कुछ नहीं, आपको सिर्फ बोलना है। उन्होंने लिमिटेशंस लगाए थे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के ऊपर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के ऊपर। तो देखिए द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स gives a fundamental limitation to the efficiency of heat engine and the coefficient of performance of a refrigerator. It says the efficiency of heat engine can never be unity or 100%. This implies that heat released to the cold reservoir can never be made zero. Okay, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है केल्विन। केल्विन स्टेटमेंट क्या बताता है, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क from body by cooling it to a temperature below the coldest of its surrounding. देखिए मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, it is impossible to obtain a continuous supply of work from a body by cooling it to a temperature below the coldest of its surrounding. Okay, then Clausius statement बताता है, it is impossible to transfer heat from lower temperature body to the higher temperature body without use of an external energy. Impossible है लोअर टेम्परेचर
हीट ट्रांसफर करना फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। देन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बताता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। इम्पॉसिबल है to construct heat engine that will convert heat completely into work। तो देखिए all these statements are equivalent as one can be obtained from the other। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट है वो बताए, बाकी कुछ नहीं। देन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, ओके, देन आप घर से निकले, स्कूल गए, फिर स्कूल से सीधा घर आए, मतलब जिधर से गए थे एट द एंड आप उधर ही आ गए, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलता है? रिवर्सिबल प्रोसेस अ प्रोसेस व्हिच कुड बी रिवर्स इन सच अ वे दैट द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिटर्न्स एग्जैक्टली देयर इनिशियल स्टेट विद नो अदर चेंज द यूनिवर्स नोट्स द यूनिवर्स इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कुछ नहीं जो मैंने बताया, मतलब आप जैसे गए थे स्कूल में वैसे ही रिटर्न आ गए विदाउट एनी चेंज, विथ नो अदर चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एनी प्रोसेस व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल एग्जैक्टली इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देन अभी हीट इंजन देखते हैं। हीट इंजन heat engine. A heat engine is a device which convert heat energy into mechanical energy। ये heat energy कन्वर्ट करता है into mechanical energy में। ओके, इसे क्या हीट एनर्जी डिवाइस, हीट इंजन डिवाइस बोल सकते हैं। तो हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। पहला क्या? सोर्स ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, सोर्स ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। देन वर्किंग सब्सटेंस या वर्क डन बोल सकते हैं, उधर वर्क डन होता है, उधर वर्किंग सब्सटेंस। देन सोर्स ऑफ हीट, सिंक ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर, बराबर। लोअर टेम्परेचर। तो देखिए जैसे कि ये इधर एक हॉट सोर्स है, उसे हम Q1 बोलते हैं, बराबर। उधर से हायर टेम्परेचर पे सोर्स ऑफ हीट, मतलब इधर से हीट बनती। देन इधर W इधर वर्किंग सब्सटेंस है, वर्क डन होता है उधर। देन उसके बाद इधर से जो बची हुई हीट है वो सिंक होती है किधर? ये एक कोल्ड सोर्स है, इसे W बोलेंगे, और इसे Q2 वो सिंक होती है। इसे ही क्या बोला जाता है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हीट इंजन। तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 लिख सकते हैं ना। ओके, तो देखिए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। तो ईटा से डिनोट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन अपॉन साइकिल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब अपॉन साइकिल। तो साइकिल साइकिल कट हो जाएंगे, तो वर्क डन अपॉन क्या बचेगा? सिर्फ वर्क डन अपॉन
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो उसे क्या लिखेंगे आप, W वर्क डन, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किधर है, Q2 Q1 सॉरी, तो यही है इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। या तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और 1 माइनस Q2 अपॉन T1, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ओके, इतना ही था हीट इंजन में। देन देन कार्नोट साइकिल देखते, कार्नोट साइकिल। कुछ नहीं कार्नोट साइकिल में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल, Carnot device an ideal cycle of operation of heat engine called Carnot cycle. तो इसमें कार्नोट साइकिल में PV वॉल्यूम, प्रेशर, तो देखिए ABCD, तो A से B में कुछ नहीं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। कार्नोट साइकिल इधर A से B में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, मतलब वो घूम फिर के फिर इधर ही आएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी आएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी आइसोथर्मल। लेकिन इधर ए से बी में क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन, क्योंकि इधर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन रहेगा। इधर भी सेम देखो, तो बी से सी में भी, बी से सी में एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन, नो चेंज ऑफ एक्सपांशन। देन सी से डी में देखेंगे तो कॉम्प्रेशन होगा, रिटर्न है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। और डी से सी में देख, सी से ए में एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो यही साइकिल को बोला जाता है कार्नोट साइकिल, एक्सपांशन एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन, लेकिन आइसोथर्मिक और एडियाबैटिक। तो देखिए कुछ नहीं है, इफिशियंसी ऑफ द साइकिल याद रखना पड़ेगा आपको। efficiency of cycle eta is equal to 1 minus
T2 अपॉन T1 है। तो T2 क्या है हमारा सिंक टेम्परेचर और T1 है सोर्स टेम्परेचर। ओके, सोर्स इधर से सोर्स मिल रहा है, देन इधर सिंक हो रहा है, फिर इधर ए तक आएगा, फिर इधर से सोर्स मिलेगा, डी पे सिंक होगा। तो यही साइकिल पे क्या बोला जाता है, कार्नोट साइकिल। देन ओके, लास्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर हीट पंप। देखिए इधर हमें फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थ्योरी करना है थर्मोडायनेमिक्स में, जितना ज्यादा थ्योरी करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। रेफ्रिजरेटर हीट पंप, तो रेफ्रिजरेटर हीट पंप is a device used for cooling things. It absorbs that heat from sink at lower temperature and rejects a large amount of heat at source of high temperature. Okay, it absorbs heat from sink at lower temperature and rejects a large amount of heat to source at higher temperature. तो देखिए उधर जो हमने हीट इंजन में देखा था, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, हॉट रिजर्वर है, P1 देन W, इधर वर्क डन हो रहा है, कोल्ड रिजर्वर T2। तो कोल्ड रिजर्वर से एनर्जी जा रही है, उधर वर्क डन होने के बाद जो बची हुई एनर्जी वो हॉट रिजर्वर में जा रही है। तो इधर भी बोल सकते हैं Q1, ये Q2 है, W Q1, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W बोल सकते हैं, बराबर। इधर भी तो देखिए इधर आपको क्या याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 अपॉन W, Q1 अपॉन W, या ही आप बोल सकते हैं Q1 अपॉन W। W इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 भी बोल सकते हैं, या तो T1 बराबर, या T1 अपॉन T1 माइनस T2 बोल सकते। ओके, रेफ्रिजरेटर हीट पंप लास्ट टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स का। तो जो भी थ्योरी मैंने बताई है वो सब कर दो, और एनसीईआरटी से भी थ्योरी कर लो, क्योंकि जितने थ्योरी करेंगे उतना बेनिफिट होगा। तो ये सब मतलब जो अभी 2 से 3 चैप्टर बचे, वो चैप्टर होने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, जितना ज़्यादा मेरे को मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपको सब सॉल्व करने। तो बस ये बोलूँगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको IMU CET देने के टाइम होगा। तो वही अच्छे से रिवीजन करो, और अभी डेज बहुत कम बचे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, यही बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।